हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे होंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। आप लोगों का कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। आप लोग जाएं एकदम बेहिचक बेहतरीन तरीके से आप जाकर के एग्जाम दें और उसके लिए ही देखोगे आज मैं आपके बीच यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो लिंक को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बेहतर हो, आप सभी स्टूडेंट का एग्जाम बेहतर जाए, इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का पहला प्रश्न का। और ये है आपका पहला प्रश्न कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन की संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर देखिए इसका, निश्चित संसाधनों एवं तकनीकी स्टॉक के ज्ञान से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं के संयोजन को उत्पादन संभावना कहते हैं। फिर से सुनिएगा, यहाँ क्या है, निश्चित संभावना और तकनीकी स्टॉक के ज्ञान से वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के विभिन्न संभावनाओं के संयोजन को क्या बोला जाता है, उत्पादन संभावना कहते हैं। अब आप दूसरा प्रश्न पे देखिए आइएगा, अर्थशास्त्र में पूंजी का क्या परिभाषा है। अर्थशास्त्र में पूंजी का क्या परिभाषा है यह बताना है आपको। तो पूंजी या पूंजीगत वस्तुएं ऐसी अंतिम वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायक होती है तथा आय का सृजन करते हैं। पूंजी के रूप में व्यक्ति का भूमि हो सकता है, व्यक्ति का धन हो सकता है, ये आप जानते हैं। पूंजी उत्पादक की पूंजीगत परिसंपत्ति में वृद्धि करता है। जैसे जैसे देखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कल कारखाने का मशीन, यहाँ बीज नहीं होंगे, ये बीज क्या आ गया। जैसे ध्यान रखोगे, कल कारखाने का मशीन, ये देखोगे ये सभी चीजें किसके, कल कारखाने का मशीन आ सकता है। और भी आगे चीज हम बता देते हैं, आपका जमीन आ सकता है पूंजी के अंतर्गत, ठीक है। पूंजी के अंतर्गत आपका जमीन आ सकता है, आभूषण आ सकता है, ये भी देखोगे पूंजी में ही आते हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या होते हैं, पूंजी होते हैं। तो पूंजी का परिभाषा फिर से समझिएगा, पूंजी या पूंजीगत वस्तुएं ऐसी अंतिम वस्तुएं हैं जो उत्पादन में सहायक होती है तथा आय का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। पूंजी उत्पादक की पूंजीगत परिसंपत्ति में वृद्धि करता है। जैसे देखो कल कारखाने का मशीन, जैसे हम बोले जमीन, आभूषण, ये सब आपके पूंजी के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रमुख केंद्रीय समस्या, इसको देखिएगा आप लोग। अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या निम्न है, मतलब निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये उत्पादन कैसे किया जाए ये भी सोचना पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब जब भी कोई, ध्यान रखिएगा, जो भी उद्योगपति होते हैं या जो कोई व्यक्ति अपना फैक्ट्री स्थापित किए हैं तो वहां पे उनको क्या चीज बनाना है, किस चीज का उत्पादन करना है, यह देखना पड़ता है कि यहाँ के कस्टमर, यहाँ के ग्राहक को क्या क्या चीजें पसंद है। चौथा आपका है साधनों की उचित अथवा पूर्ण उपयोग की समस्या। साधन मतलब वहां पे जब वो चीजें बन जाएगी तो उसको देखोगे उपयोग करने, साधनों की उचित अथवा पूर्ण उपयोग करने की समस्या। अब अगला आपका है साधनों के विकास अथवा विकास की समस्या। और इसमें से 5 नहीं, आप देखोगे इसमें आप कम से कम 2-3 भी चीजों को लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा चीज, आपका आंसर सही जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसको देखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णय का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र आप देखोगे तो यह छोटा क्षेत्र होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बड़ा अर्थ क्षेत्र होता है। यहाँ आप सिर्फ व्यक्तिगत आर्थिक इकाई की बात करते हैं और वहां पर व्यक्तिगत नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, सामाजिक या सरकारी जो कि बड़ा लेवल पे होता है उसको हम लोग देखते हैं किसके, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णय का अध्ययन किया जाता है। अब आप आगे आ जाइएगा, क्वेश्चन आपका है समष्टि अर्थशास्त्र क्या समझते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, ठीक है।
यह आपका देखो पहले से पढ़ा हुआ है, एक प्रकार का यह आपका रिवीजन भी है, और दूसरा बात देखो हम उन सभी प्रश्न को यहाँ लाने का प्रयास किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य है। अब देखिए यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरे देश या दुनिया के अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम बोले थे कि देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बड़ा होता है। इसे आय और रोजगार सिद्धांत के नाम से भी क्या जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सामान्य कीमत स्तर जैसी आर्थिक गतिविधियों का क्या विश्लेषण किया जाता है। यह किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए पूर्ति लोच यहाँ पे होंगे, पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख करें। पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटकों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखिएगा, पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, वस्तु की प्रकृति पर पूर्ति लोच निर्भर करता है कि वस्तु का प्रकृति मतलब उसका गुण कैसा है, ठीक है। इस पे उत्पादन लागत में वृद्धि होने से पूर्ति की लोच कम और कमी होने से पूर्ति की लोच क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन होने पर पूर्ति की लोच क्या होती है? भविष्य में कीमतों में परिवर्तन होने पर पूर्ति की लोच भी प्रभावित होती है। किसी वस्तु का देखो भविष्य में जाकर के परिवर्तन हो जाएगा उनके कीमत में, तो पूर्ति लोच क्या होती है? प्रभावित होती है। चौथा पॉइंट आप देखिएगा, प्राकृतिक बाधाएं पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। किसी तरह का प्राकृतिक बाधा भी आता है तो यह पूर्ति लोच को क्या करता है? प्रभावित करता है। उत्पादन की तकनीक भी देखोगे पूर्ति की लोच को क्या करते हैं? उत्पादन की तकनीक भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। जोखिम सहन करने की क्षमता भी पूर्ति की लोच को क्या करता है? प्रभावित करता है। जोखिम सहन करने का मतलब देखोगे कि कोई भी जो बिजनेसमैन होते हैं, कोई व्यवसायी या कोई व्यापारी है, जब वह किसी भी चीजों का उत्पादन करता है तो वहां लाभ और हानि दोनों होने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं जोखिम सहन करने की क्या क्षमता। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि आपका बाजार अर्थव्यवस्था की दो विशेषताओं को संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन आपका क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था की दो विशेषताओं को संक्षेप में लिखें। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पॉइंट नंबर 1, समस्त बाजार मतलब पूरा बाजार, समस्त बाजार क्षेत्र में वस्तु के समान मूल्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्रेता तथा विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र एवं प्रतियोगिता पूर्ण संबंध पाई जाती है। ये आपका क्या बने? 2 पॉइंट बना इस आंसर के अंतर्गत। अगला आप देखिएगा, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन आपका क्या है? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसके बारे में अब देखिएगा, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से तात्पर्य है वास्तविक विश्लेषण। उदाहरण स्वरूप अध्ययन से ज्ञात होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने से उस वस्तु की मांग की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। इसी प्रकार मूल्य घटने पर वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसे सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। जैसे देखो कुछ चीजों में आप खाने पीने या पहनने की कुछ वस्तु को देखोगे, जब मार्केट में उसका दाम अधिक रहता है तो लोग उसको कम यूज करते हैं, कम खरीदते हैं। खाने पीने की चीजों पे ये चीजें लागू होती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे मार्केट में जब कोई सब्जी नए मतलब मार्केट में आते हैं जो उसका सीजन नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप मटर ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं। देखोगे जो जब उनका सीजन नहीं रहता है, मतलब मार्केट में जब वो कम अवेलेबल रहते हैं, तो देखिएगा कि उन चीजों का दाम अधिक होगा। तो वहां पे क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने धन को, संपत्ति को बचाने के लिए तो उस समय उस चीजों का उपयोग कम करेगा। जैसे उसका भाव थोड़ा सा कमेगा तो आदमी फिर उसका देखोगे यूज डेली बेसिस पे भी करना शुरू करते हैं। ये आप देखे होंगे। तो यही चीज है, इसमें देखोगे कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि वस्तु का जब मूल्य बढ़ने से उस वस्तु की मांग की मात्रा थोड़ा सा मार्केट में कम हो जाता है, लेकिन देखोगे जैसे वस्तु का मूल्य घटेगा तो उस वस्तु की मांग क्या होता है? बढ़ भी जाता है। इसी को क्या बोला गया है? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। अब आप आगे देखिए, संतुलन कीमत की परिभाषा दीजिए। संतुलन कीमत की परिभाषा दीजिए। जिस कीमत पर
किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो, जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति के बराबर हो तो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। मतलब समझिएगा यहाँ पे क्या है कि आप जब किसी वस्तु को खरीदते हो जिस कीमत पर मांगी गई मात्रा और आपूर्ति भी उतना ही हो, मतलब कीमत के अनुसार, ध्यान रखिएगा यहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है कि मार्केट में जितना मांग है, ठीक है, उतना वो चीज पूर्ति हो रहा है और साथ ही साथ देखोगे कीमत उस वस्तु का उतना है कि जितना पे व्यक्ति उसको खरीद पाए। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है और वस्तु की यह मात्रा क्या कहलाती है? वस्तु की यह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। वस्तु की यह मात्रा क्या कहलाती है? संतुलन मात्रा। अब आप आगे देखिएगा मांग फलन क्या है, यह आपका क्वेश्चन है कि मांग फलन क्या है। उत्तर इसका देखिएगा, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व में संबंध प्रकट करता है। फिर से सुनिएगा, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व में क्या करते हैं? संबंध प्रकट करता है। अब आपका अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ये देखोगे जीएसटी क्या है? इसको हम फुल फॉर्म इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। अब देखिए जीएसटी क्या है? एक ऐसा यह टैक्स है जो भारत में प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई पर लगता है। प्रोडक्ट मतलब यदि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, सर्विस मतलब यदि आपको किसी प्रकार का सेवा दिया जा रहा है, जैसे वायुयान सेवा आपका हो गया, ट्रेन से आपको सेवा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यह क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, देखोगे, जो आपको कोई वस्तु खरीदते हैं या आपको कोई सर्विस दिया जाता है सरकारी क्षेत्र से या कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, तो उसके बदला में आपसे क्या लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा? जीएसटी शॉर्ट में आपको लिखना है। अब आ जाइए यहाँ पे, उत्पादन फलन को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 में, उत्पादन फलन को परिभाषित करें। देखिए इसका उत्तर, उत्पादन फलन उत्पादन की आगत और अंतिम उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को कहते हैं। उत्पादन फलन उत्पादन की आगतों और अंतिम उत्पाद के बीच के तकनीकी संबंध को कहते हैं। और देखिएगा यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आगतों के प्रयोग से कितना अधिकतम उत्पादन संभव हो सकता है। यह क्या स्पष्ट करता है? यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आगतों के प्रयोग से कितना अधिकतम उत्पादन संभव हो सकता है। अब आप लोग आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा की परिभाषा दें। मुद्रा की परिभाषा। अब देखिए यहाँ पे मुद्रा की परिभाषा, यहाँ पे करेंसी होगा, मीनिंग ऑफ करेंसी, मीनिंग ऑफ करेंसी, मीनिंग ऑफ करेंसी हो जाएंगे। मुद्रा को करेंसी हम लोग बोलते हैं। मुद्रा का अर्थ देखिएगा क्या होता है। मुद्रा का अर्थ प्रोफेसर क्राउथर होंगे, प्रोफेसर क्राउथर द्वारा दी गई यह परिभाषा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कोई भी वस्तु जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य के मापन और मूल्य संचय का कार्य करती है, मुद्रा के रूप में परिभाषित की जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। मतलब अब भी आप देखोगे पुराने जमाने में क्या होता था, जब मुद्रा प्रचलन में नहीं था तो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक वस्तु से बदल करके दूसरा वस्तु लिया जाता था। तो उसमें क्या था, देखोगे समस्या था। तो लोग देखोगे फिर क्या हुए, राजा महाराजा के समय देखोगे अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे। कुछ राजा चांदी का सिक्का चलाए, कुछ राजा देखोगे सोने का सिक्का चलाए। अब भी आप देखोगे वर्तमान समय में वस्तुओं का विनिमय मतलब होते हैं खरीद बिक्री का जो सबसे बेहतर माध्यम है वह है मुद्रा। और प्रत्येक देश का अपना अपना मुद्रा है। जैसे आप भारत में देखोगे हम लोग जो लेन देन करते हैं, वस्तु का खरीद बिक्री करते हैं, तो यहाँ हम लोग रुपया यूज करते हैं। भारत की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? रुपया है। उसी तरह से आप अमेरिका चले जाओगे, वहाँ जो लेन देन किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो वो देखोगे लोग क्या करते हैं? डॉलर, वहाँ की मुद्रा का नाम डॉलर है। रूस चले जाओगे, वहाँ का मुद्रा का नाम है रूबल। तो इस तरह से आप देखोगे क्या कि अलग अलग देशों में जो है अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलती है। और मुद्रा जो है यह विनिमय का, देखोगे वर्तमान समय में विनिमय मतलब वस्तु विनिमय का सबसे बेहतर माध्यम, मतलब खरीद बिक्री करने का, क्रय विक्रय करने का मुद्रा देखोगे सबसे बेहतर साधन है। ठीक है।
अब आप लोग आगे आ जाइएगा। साधन कीमत का क्या आशय है? साधन कीमत का क्या आशय है? इसका उत्तर देखिएगा। साधन कीमत निर्धारण का आशय या संबंध साधनों के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के लिए उसके विक्रेताओं को दी जाने वाली कीमत से है। साधन देखोगे कीमत निर्धारण का आशय, साधन कीमत निर्धारण का देखोगे आशय क्या है? साधन कीमत निर्धारण का आशय या संबंध साधनों के सेवाओं के लिए और उसके विक्रेताओं को दी जाने वाली, किससे? उसके विक्रेताओं से दी जाने वाली कीमत से है। अब आप आगे आ जाइएगा। ये आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा विस्फीति क्या है? मुद्रा विस्फीति क्या है? मुद्रा विस्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं, मतलब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? मतलब उनमें कितना कीमत में वृद्धि होती है, सेवाओं में कितना वृद्धि होती है, देखो इनमें समान बढ़ोतरी को क्या मुद्रा विस्फीति कहा जाता है। अब आपका आगे क्वेश्चन है, गैर कर राजस्व के कौन कौन प्रमुख स्रोत हैं? ठीक है, गैर कर राजस्व के कौन कौन प्रमुख स्रोत हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, आपका हो जाएंगे आयकर, क्या हो जाएंगे? आयकर, निगम कर और वस्तु उत्पाद कर तथा सेवा आदि, इसको देखोगे गैर कर राजस्व के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब ये आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्रिया आप ऐसे सीधे साधारण लैंग्वेज में भी याद कर रख सकते हैं कि आर्थिक क्रिया देखोगे हम उसे कहते हैं जिससे आदमी देखोगे जिसकी सहायता से या जिसको करके व्यक्ति आय कमाता है, इनकम कमाता है, जिस काम से आय मिलती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग और निवेश होता है। आर्थिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण ये हैं, देखिए क्या होता है। कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, अभी हम बोले ना, वैसे जिससे वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होंगी जिसको करके आप क्या इनकम जनरेट कर रहे हो, कमा रहे हो, धन आपको मिल रहा है। जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, कोई व्यक्ति अपने बाग में काम करना, कोई व्यक्ति के द्वारा अपने बाग में काम करना, कोई व्यक्ति के द्वारा अपने बाग में काम करना, कोई महिला अपने पति के लिए खाना बनाना, मतलब कोई महिला जो अपने पति के लिए खाना बनाती है भी उसका आर्थिक क्रिया है। कोई व्यक्ति अपने घर में सफाई करना, कोई शिक्षक घर पर अपने बेटे को पढ़ाना, ये भी देखोगे एक प्रकार का क्या है? आर्थिक क्रिया है। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था क्या है इसको समझिएगा। खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं, देखोगे परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र होते हैं। आयात एवं निर्यात जुड़ने के कारण इसे खुली अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। फिर से समझिएगा, खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। परिवार क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। आयात एवं निर्यात जुड़ने के कारण ही देखोगे इसे क्या खुली अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। अब आप समझिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में क्या अंतर है? भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिएगा, भुगतान शेष और व्यापार शेष क्या है? यह एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों या भुगतानों का क्या होता है? या भुगतानों का विवरण होता है। दूसरा देखिए, अब व्यापार शेष, इसका संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्यों में कितना अंतर होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे व्यापार शेष कहते हैं। और इसका संबंध देखोगे, इसका संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। किसी भी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्यों में कितना अंतर होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे व्यापार शेष कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? उसे व्यापार शेष बोला जाता है। अब आप लोग आगे देखिएगा, अब मूल्यन और मूल्य ह्रास में अंतर स्पष्ट करें। अब मूल्यन और मूल्य ह्रास में अंतर स्पष्ट करें। सरकार द्वारा, देखिएगा इसका उत्तर, सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय मूल्य को कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप के द्वारा किसी भी विनिमय दर को
बनाए रख सकती है, या कोई देश अपने प्रचलित मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कम कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवमूल्यन बोला जाता है। अब देखिए मूल्यह्रास क्या है, समय बीतने के पश्चात परिसंपत्ति यानी मशीनरी सामान के मूल्य में कमी आना मूल्यह्रास कहलाता है, या किसी संपत्ति का मौद्रिक मूल्य समय के साथ उपयोग, टूट फूट या अप्रचलन के कारण घटता जाता है, जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये समझिए कि आप कोई वस्तु खरीदे, जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो वहां पे कुछ मशीन खरीदे, तब वो मशीन लगातार यूज हो रहा है, उसका कुछ सामान देखोगे पुराना हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो फिर क्या होगा, उस मशीन का दाम देखोगे कुछ दिनों बाद कम हो जाएगा, और इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास भी बोलते हैं। अब देखिए उदाहरण वर्तमान में अमेरिका का देखोगे जो मुद्रा है $1 देखोगे भारत के 74 रुपया, अवमूल्यन के बाद देखोगे यही क्या हो गया, $1 कितना रुपया हो गया है, 85 रुपया हो गया है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर अब आप लोग देखिएगा, राजस्व व्यय यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस व्यय से न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देनदारियों की संख्या में कमी आती है, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखोगे पेंशन, आर्थिक सहायता, शिक्षा और रक्षा सेवाएं पर व्यय राजस्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है पूंजीगत व्यय, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस व्यय से सरकार की परिसंपत्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है, या देनदारियों में कमी आती है, या आवृत्ति प्रकृति के नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए देखोगे जैसे विद्यालय भवन निर्माण में पुराने ऋण के भुगतान आदि में की जाने वाली व्यय। अब आगे देखिएगा नोट, यहाँ देखिएगा पूंजीगत व्यय का लाभ एक ही लेखा वर्ष में प्राप्त ना होकर के भविष्य में कई वर्षों तक मिलता रहता है। ये आपका प्रश्न का जवाब था। अब आप आगे चलिए, अब अगला प्रश्न आपका है कि बजट क्या है तथा बजट के प्रकारों को लिखें। बजट क्या है तथा बजट के प्रकारों को लिखें, तो देखिए इसका उत्तर, बजट सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, जिसे वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। जैसे अभी देखोगे भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इस चीज को वो पेश करेगी, बजट को। अब आगे देखिएगा, बजट भविष्य की योजनाओं तथा उद्देश्य के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का औपचारिक विवरण है, और बजट के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आप लिख दीजिएगा संतुलित बजट, उसके बाद असंतुलित बजट, अतिरेक बजट और घाटे का बजट। ये सभी आपको लिख देना है, जरूरी नहीं कि इसका डिटेल्स लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। बजट का परिभाषा दे दीजिएगा और यहाँ पे ये 4 पॉइंट आपको दे देना, डिस्क्राइब करने की इसको जरूरत नहीं है, यही चीज लॉन्ग में रहता तो डिस्क्राइब कर देते। अब आपका क्वेश्चन है, जॉन पेनाल्ड किस के अनुसार रोजगार सिद्धांत की व्याख्या करें। यहाँ पे किन्स होगा, ठीक है, किन्स। रोजगार सिद्धांत देखिए यहाँ पे, रोजगार सिद्धांत किन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था की समान स्थिति नहीं है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। किन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण देखोगे प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण मांग अर्थ मांग तथा पूर्ति के बराबर होने से है। और किन्स का देखोगे रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा किन्स के रोजगार सिद्धांत में। ये किन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वस्तु की कीमतों तथा उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर रहती है। और तीसरा, आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें रोजगार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप लोग आ जाइए, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋण दाता कहा जाता है। तो आरबीआई देखोगे, आरबीआई सभी व्यावसायिक बैंक को समय समय पर ऋण प्रदान करता है। जब व्यावसायिक बैंक अपने जमाकर्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए आरबीआई को बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, ठीक है। ये आपका देखोगे प्रश्न है, इसका उत्तर आपका भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब ये रहा आपका आगे का प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति से आप क्या समझते हैं। मुद्रा आपूर्ति क्या है इसको देखिएगा। मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई, किसी अर्थव्यवस्था में
किसी समय पर उपलब्ध मुद्रा की मात्रा ही मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। मुद्रा आपूर्ति आरबीआई के पास देखोगे जमा, कॉमर्शियल बैंक के पास जमा और जनता के पास जमा मुद्रा, ये देखोगे कुल मिला के क्या कहलाता है, मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। अब अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय बैंक क्या है। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या है, इसका उत्तर देखिएगा। केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली एवं साख व्यवस्था का उचित ढंग से संचालन करता है तथा इन सभी पर नियंत्रण रखती है, नियम का निर्माण भी करती है ताकि आर्थिक विकास हो सके। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में चल रहे सभी बैंकों का मालिक है। आरबीआई के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी रखा जाता है। आरबीआई की स्थापना देखो एक निजी स्वामित्व के रूप में की गई थी आजादी के बाद। जनवरी 1949 में आरबीआई ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, जो 1937 में कहाँ देखोगे, मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अभी इसका जो केंद्रीय कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। अब आपका ये आगे का प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन में होने वाले कठिनाइयों को लिखें। राष्ट्रीय आय के मापन में होने वाली कठिनाइयों को लिखें। इसका उत्तर देखिएगा, राष्ट्रीय आय के मापन में होने वाली कठिनाई निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आपका दोहरी गणना, दूसरा मूल्य के मापने में कठिनाई और तीसरा आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। ये चीजें नहीं लिखना है, आपको पॉइंट बाय चीजों को लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका शॉर्ट प्रश्न है। अब आप देखिएगा यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर के 3 उदाहरण दें। अप्रत्यक्ष करके 3 उदाहरण दें। तो देखिए अप्रत्यक्ष करके 3 उदाहरण में आप लिख सकते हैं सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर। ये सारे आप लिख सकते हैं, क्या क्या, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर। अब ये रहा आपका अगला प्रश्न, शुद्ध निर्यात से आप क्या समझते हैं? शुद्ध निर्यात से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इसका जवाब आप देखिएगा, शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट, एक देश में सेवाओं तथा वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। और शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। इसका मतलब समझिएगा, निर्यात का क्या मतलब होता है, आयात का क्या मतलब होता है। निर्यात का मतलब होता है जब आप अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेज रहे हैं। आयात का मतलब होता है जब आप ला रहे हैं। देखो शुद्ध निर्यात कब होता है, जब आपका निर्यात अधिक हो रहा हो। देखो निर्यात जब आपका अधिक होगा तो आपका देश में विदेशी इनकम अधिक आएगा। मतलब आप कोई वस्तु दुनिया को अधिक बेच रहे हो तो वहां से आपके देश में इनकम आएगा। लेकिन यदि आप किसी देश से कोई वस्तु अधिक खरीद रहे हो तो फिर तो आप देखोगे आपका ही ना धन दूसरा देश में चला जाएगा, आप फायदा में कम रखे नुकसान में जाओगे। तो इसलिए समझिएगा, जब निर्यात अधिक होता है, निर्यात क्या होता है, अधिक, किसी देश को आयात आप कम करते हो तो फिर ये चीजें आपके देखोगे, मतलब इकोनॉमिक्स में ये चीजें शामिल हो जाता है। शुद्ध निर्यात वाली बात मतलब आपका इनकम अधिक हो रहा है, आपका धन कम लग रहा है। अब आप आगे देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये आपका आगे का क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यह देश में प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय होता है। यह देश में प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, औसत आय होता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी बताएंगे। जैसे देखो क्या होता है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझो, आपका घरेलू प्रति व्यक्ति आय को आपको कहेगा कि निकाल के दिखाओ। जैसे मान चलिए कि आपके घर में 2 व्यक्ति कमा रहे हैं, आपके पिताजी और आपके भाई साहब। मान चलिए कि आपके पिताजी का इनकम 20,000 है, ठीक है, और आपके भाई का इनकम 10,000 है। ये दोनों व्यक्ति मिलकर कमा रहे हैं, इसका टोटल इनकम हुआ 30,000। ऐसे समझिएगा, कुल आय हुआ 30,000। और आपके परिवार में मान चलिए कि 5 सदस्य है। कितने सदस्य है, 5 सदस्य। और बोलेगा आप अपने परिवार का प्रति व्यक्ति आय निकाल के दिखाओ। छोटे बड़े जो भी लोग हैं सबको, आपके मम्मी पापा भाई बहन सबको जोड़ करके 5 लोग आप हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल इनकम देखोगे। जैसे ही कुल राष्ट्रीय आय, तो टोटल इनकम को आप 30,000 को जैसे ऊपर रख दिए। और अभी हम बोले कि आपके घर में 5 लोग हैं, इसको 5 से आप भाग कर दोगे तो 5 छके 30 यानी 6,000 रुपया आपके घर का क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ क्या होता है, देश के कुल इनकम को जोड़ करके देश में रहने वाले कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। और जो भागफल निकलता है, याद रखिएगा, उसी को क्या बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे आप देखिएगा, ये अगला प्रश्न आपका, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसको कहते हैं। ठीक है, जीडीपी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, जीडीपी एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के कुल योग को क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है। यहाँ क्या लिखा है, वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीडीपी में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जो खुद का कंपनी है उसका इनकम, और जीडीपी के अंतर्गत जो विदेशी जो मतलब समझिएगा जितना भी फैक्ट्री लगा है, जो भी उद्योग धंधे यहाँ चल रहे हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है किसमें, जीडीपी के अंतर्गत। भारत में जीडीपी मापने का कार्य सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। जीडीपी की गणना और आमतौर पर वर्ष के अंतराल में की जाती है, लेकिन भारत में जीडीपी की गणना 3 माह में की जाती है। तो जीडीपी आप समझ गए, हमारे देश के टोटल जो भी इनकम आ रहे हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र जितने भी क्षेत्र से आ रहे हैं सबको जोड़ दिया जाता है किसमें, जीडीपी में। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आपका है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखिएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यह ध्यान रखना, यह देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का क्या है, एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग है। इनमें ध्यान रखिएगा, इसमें सभी उत्पाद तथा सेवाओं का मापन बाजार कीमत पर होता है। इसमें सभी उत्पादों तथा सेवाओं का मापन किसमें होता है, बाजार कीमत पर होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, जीएनपी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम लोग बोलते हैं। जीडीपी में विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक प्राप्त परिणाम जीएनपी कहलाता है। फिर से समझिएगा, यहाँ पे जीडीपी में विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक प्राप्त परिणाम को क्या बोला जाता है, जीएनपी बोला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब समझिएगा आप ऐसे सीधे लैंग्वेज में कि हमारे देश के जो लोग हैं जो विदेशों में जाकर के इनकम जो कमा रहे हैं, जीएनपी में ध्यान रखना कि विदेश में जो आप कमा रहे हैं उसके भी इनकम को क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है हमारे देश के आय में। फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, जब पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म की संख्या निश्चित होती है तो संतुलन की स्थिति का निर्धारण मांग और पूर्ति के एक साथ काम करने से होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां फर्म की संख्या क्या हो जाएंगे, फर्म की संख्या, ये क्या हो गया, ये किधर से आ गया, हाँ देखिए, जहां फर्म की संख्या निश्चित होती है, क्रेता तथा विक्रेता दोनों ही कीमत स्वीकारक होते हैं तथा बाजार मांग वक्र के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि विभिन्न कीमत स्तर पर विभिन्न क्रेता वस्तु की कितना मात्रा को खरीदने के लिए तैयार है। और इस चीज को देखोगे क्या, फर्म की ये जो चीजें हैं, मतलब फर्म की एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो सूक्ष्म आर्थिक अवधि, जिसका मतलब उत्पादन के कारकों में किसी एक के अतिरिक्त इकाई के उपयोग के कारण उद्यम के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि बाकी अपरिवर्तन रहता है। फिर से समझिएगा, सूक्ष्म आर्थिक अवधि जिसका मतलब उत्पादन के कारकों में किसी एक के अतिरिक्त इकाई के उपयोग के कारण उद्यम के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि बाकी क्या रहता है, जबकि बाकी अपरिवर्तन रहता है। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, चाय की 2 पूरक वस्तुओं का उदाहरण दें। चाय की 2 पूरक वस्तुओं का उदाहरण दें, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग बताइएगा, चाय की 2 पूरक वस्तुओं का उदाहरण दें, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका क्या हो जाएंगे जवाब, इसमें वे वस्तुएं जो किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है वह पूरक वस्तु कहलाती है। जब उपभोक्ता चाय का उपयोग करता है उसे चीनी और दूध है तो की आवश्यकता है।
ये क्या हो गया, चाहे कि दो पूरक वस्तुओं का उदाहरण दे। वे वस्तुएं जो किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है वह पूरक वस्तु कहलाती है। देखिए यहाँ पर उत्तर में आगे है, जब उपभोक्ता चाय का उपयोग करता है तो उसे चीनी और दूध की भी आवश्यकता होती है। चीनी और दूध की भी देखोगे आवश्यकता होती है, तो यह इसके लिए पूरक है। और इसके लिए देखोगे जब कभी चाय का दाम बढ़ जाएगा तो इसके जगह कॉफी भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के पूरक वस्तु में ही आएंगे। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पॉइंट नंबर 1, क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा देखिएगा इसमें वस्तु समरूप होती है और वस्तुओं के रूप, गुण और मूल्य एक जैसे होते हैं। इसमें वस्तुएं क्या होती है, समरूप होती है और वस्तुओं के रूप, गुण और मूल्य एक जैसे होते हैं। अब आपका आगे का प्रश्न है, कीमत मांग की लोच को परिभाषित करें। क्वेश्चन आपका क्या है, कीमत मांग की लोच को परिभाषित करें। तो उत्तर देखिएगा, मार्शल के अनुसार किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब होती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी से मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि होती है, तथा मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से मांग की मात्रा अधिक या कम होती है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए श्रीमती जॉब रॉबिन्सन ने कहा कि मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर क्या होती है, प्राप्त होती है। सूत्र देखिएगा, मांग का कीमत लोच का क्या होता है, मांग के अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये देखोगे मांग लोच का आपका क्या है, परिभाषा है। बाह्य कारक क्या होता है, बाह्य कारक मतलब बाहरी कारक, वैसे कारक जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कारक बोलते हैं। जैसे राजनीति, उपभोक्ता, पर्यावरणीय कारक आदि प्रमुख रूप से यह कैसे कारक हैं, यह प्रमुख रूप से बाह्य कारक हैं, बाहरी कारक हैं, और इन पर अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं रहता। इन पर क्या, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करें। और यह आपका देखोगे क्वेश्चन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसको आप लोग अब देखिएगा। यहाँ से व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। अब इसका देखिएगा पहला पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत, ये सब। दूसरा पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखोगे व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का क्या होता है, अध्ययन होता है। अब इसमें देखिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ से जो आपको 1 नंबर दिख रहा होगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अब यहाँ से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखिएगा। उधर आप शॉर्ट पढ़ लिए, 39 क्वेश्चन आपका था, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्रचलन स्थिर रहते हैं। आगे इसमें देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्रचलनों को स्थिर मान लेता है। और चौथा पॉइंट इसका देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का क्या होता है, अध्ययन होता है। पांचवा है पॉइंट आपका, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति के बलों के क्रिया निर्णायक होते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, अस्फीति आदि के समाधान में भूमिका इनका निर्णायक होती है। ये आपका क्वेश्चन अब अगला है, मांग के नियम का कथन उद्घाटित कीजिए, या मांग वक्र का ढलान क्यों नीचे की ओर होता है, या मांग वक्र का ढलान क्यों नीचे की ओर होता है। तो मांग का नियम देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातों को समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा में, ध्यान रखिएगा, विपरीत संबंध पाया जाता है। मार्शल के अनुसार मूल्य में कमी होने से मांग की मात्रा बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि होने से कि मांग की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार देखोगे मूल्य एवं मांग का संबंध क्या होता है, उल्टा होता है। अब प्रश्न यह है कि मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों
होता है। तो आगे देखिएगा पॉइंट नंबर 1, यहाँ पॉइंट वाइज है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम, सबसे पहला पॉइंट, मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर देखोगे आधारित होती है। उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करने पर वस्तु की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है, और घटती उपयोगिता के कारण उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की कम कीमत देना चाहता है। दूसरा देखिएगा, ये आपका आय प्रभाव, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उपभोक्ता को अपने पूर्व उपभोग स्तर रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। आय प्रभाव मतलब देखोगे जब कोई उपयोग लायक वस्तुओं का दाम घटता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, उपभोक्ता के जेब से कम पैसा खर्च होता है, उसके बाद देखोगे इनका पैसा क्या होता है, धन संपत्ति बचता भी है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव, वस्तु की कीमत एवं प्रभाव, वस्तु की कीमत एवं मांग के विपरीत कारण प्रतिस्थापन प्रभाव है। जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से संभव होती है, तब अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल्य वस्तु के उपयोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य वस्तु एवं स्थापन्य वस्तु के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है। यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। जैसे चीनी एवं गुड़ का प्रयोग उपभोक्ता प्रतिस्थापित होता है, यहाँ मांग का नियम लागू होता है, अर्थात मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर चला जाता है। ये इतना पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बहुत सारा पॉइंट आपका बन जाता है 3 तक में। अगला प्रश्न आप आइए, यहाँ पे लिखा अतिरिक्त मांग क्या है, उत्पाद तथा कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अतिरिक्त मांग क्या है, उत्पाद तथा ध्यान रखिएगा कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर देखिएगा, अतिरिक्त मांग तब होती है जब मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा से अधिक हो जाती है और इस स्थिति में बाजार संतुलन मूल्य से क्या है, नीचे है। उत्पाद तथा कीमतों पर प्रभाव, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण सरकार द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, करों में कमी के परिणाम स्वरूप व्यय योग्य आय एवं उपभोग मांग में वृद्धि। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, हीन अर्थ प्रबंध के फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। चौथा पॉइंट, साख विस्तार से मांग में वृद्धि। पांचवा पॉइंट देखोगे इसमें विनियोग मांग में वृद्धि। और छठा पॉइंट आपका है उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग मांग में वृद्धि। और सातवां पॉइंट है निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि। ये देखो अतिरिक्त मांग के बारे में आपका ये आंसर था। अब अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। वस्तु यानी सेवा कर जीएसटी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। और इसका उत्तर अब आप देखिएगा, यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर को वस्तुओं को विनिर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर जो कर की वर्तमान अवधारणा है उसके एवज में वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर दूसरा देखिएगा, वस्तु और सेवा कर उत्पत्ति आधारित करारोपण के वर्तमान सिद्धांत के बदले गंतव्य आधारित उपभोग या करारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, एक देश एक कर के रूप में विशेषता है जो कि पूरे देश में एकल व्यवस्था की स्थापना करता है। इसके तहत 8 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और 9 राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर को वस्तु और सेवा कर में शामिल किया गया है। और चौथा पॉइंट आपका है, मानव उपभोग हेतु अल्कोहल को संवैधानिक रूप से वस्तु और सेवा कर से बाहर रखा गया है, यानी इसे वस्तु और सेवा कर में शामिल नहीं किया जा रहा है। अब देखिएगा इसका अगला पॉइंट आपका है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इनके कार्यों का वर्णन करें। केंद्रीय बैंक देखोगे हमारे भारत का जो है वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं। और इसका उत्तर आप लोग देखिएगा, केंद्रीय बैंक द सेंट्रल बैंक, यहाँ पर देखोगे संपूर्ण केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। यह बैंक देश में सभी प्रकार के नोट छापता है। यह सरकार को बैंक का कार्य करता है तथा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। भारत में रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक के कार्य देखोगे, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के द्वारा
किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, नोट जारी करना। ये क्या है, इसको समझिएगा। इशूइंग ऑफ नोट्स वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार किनके पास होता है? केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है। और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राह के रूप में घोषित होते हैं। सरकार का बैंक, ये क्या है देखिएगा, केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के, ध्यान रखिएगा, सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहक के लिए कार्य करता है। अब अगला पॉइंट आपका ये रहा, देखिएगा इसको, बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष, कैश रिजर्व का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन का अदायगी कर सके। चौथा पॉइंट आपका अंतिम ऋणदाता। देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और इसका अर्थ यह है कि जब किसी वाणिज्यिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त ना होता हो तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। यह अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। अभी आप देखिएगा यहाँ 5वां पॉइंट तक, बस 5 पॉइंट आपको लिखना अपने की एग्जाम में। ये इतना लंबा पॉइंट नहीं करना है आपको, 5 पॉइंट तक आप याद रखिएगा, इतना ही लिख दीजिएगा। केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है और देश की मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं का कोष संचित रखता है। और साख मुद्रा का नियंत्रण, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, यह आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलेंगे। मांग क्या है? मांग के निर्धारक तत्वों को समझाइए। मांग देखिएगा उत्तर इसका, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय और कीमत पर उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है। जैसे देखोगे निर्धारक तत्व, मांग के निर्धारक तत्व में निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, संबंधित वस्तुओं की कीमत। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दी गई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जिसे चाय की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिस्थापन यानी कॉफी की मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दूसरा देखिएगा आय, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। यह वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु समान वस्तु है अथवा घटिया वस्तु। तीसरा देखिएगा रुचि, स्वभाव या आदत। यदि रुचि, स्वभाव और आदत में परिवर्तन अनुकूल हो तो वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब कि जो वस्तु मार्केट में अवेलेबल है उस वस्तु में व्यक्ति का इंटरेस्ट है या नहीं है। कहने का मतलब वो सामान जो बिकेगा यदि व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो मार्केट में उसका कोई मांग नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे फिर वो वस्तु बिकना बंद हो जाएंगे। तो इन चीजों पे भी निर्भर करते हैं रुचि, ध्यान रखिएगा, रुचि, स्वभाव और आदत पर। सरकारी बजट से आपका क्या अभिप्राय है? इसके कौन कौन से अवयव हैं, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर देखिएगा, बजट का क्या अर्थ होता है? बजट आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का मदवार विवरण होता है। दूसरे शब्दों में इसमें विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत होने वाली प्रत्याशित व्यय और व्यय के लिए साधन जुटाने के प्रस्तावित स्रोतों का ब्यौरा होता है। इस प्रकार बजट के 2 भाग होते हैं, प्राप्तियां और व्यय होते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष, ध्यान रखना, 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक जाता है। ये आप एग्जाम में देखोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बनता है। रोजगार में वृद्धि, सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है? देखोगे रोजगार स्तर में वृद्धि करना। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक के प्रयोग पर बल देती है। सरकार विशिष्ट रोजगार का कार्यक्रम तैयार करती है। सड़कें, बांध, पुल, विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना आदि को यह क्या प्रोत्साहित करने के लिए बजट में सरकार विशेष प्रावधान करती है। आगे देखिएगा आर्थिक समानता। बजट का उद्देश्य गरीब और अमीर के फासले को कम करना होता है। गरीबी अमीरी का अंतर कम करने के उद्देश्य से सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली अपना कर गरीबों पर कर का भार क्या कम डाल सकती है। तीसरा आर्थिक स्थिरता। आर्थिक मंदी और तेजी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है।
बजट के माध्यम से सरकार अनेक राजकोषीय उपाय से आर्थिक मंदी और तेजी दोनों को नियंत्रित रख सकती है और देश के व्यापार एवं उद्योग दोनों में स्थिरता कायम की जा सकती है। अब आप लोग आगे बढ़िए। ये अगला आपका देखोगे प्रश्न, आर्थिक समस्या क्या है, इसको समझिएगा। ये आपका क्या है, आर्थिक समस्या। उदाहरण देखोगे यह कैसे उत्पन्न होती है, तो उदाहरण के सहायता से क्या उत्पादन, यहाँ पे ये उत्तर आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये है आपका उत्तर, मानवीय आवश्यकता असीमित होती है और इन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है। यह स्थिति एक परिवार तथा एक राष्ट्र दोनों के लिए लागू होती है। एक व्यक्ति तथा एक राष्ट्र दोनों के लिए संभव यह नहीं होता है कि सीमित साधन से सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अतः ध्यान रखिएगा, सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता ही हमारे सामने इस समस्या को क्या करती है, इस समस्या को जन्म देती है। क्या उत्पादन किया जाए, ये देखोगे समस्या, क्योंकि संसाधन दुर्लभ है, हम प्रत्येक वस्तु का मनचाही मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते। अतः क्या उत्पादन किया जाए, इस समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता है। उदाहरण लो, यहाँ देखिए, मान लो हमारे पास 5 करोड़ रुपया मूल्य के संसाधन उपलब्ध हैं और मान लो कि तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और हम इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग तो तोपों के उत्पादन के लिए कर सकते हैं और 500 तोप बनाते हैं, या इनका पूर्ण उपयोग ब्रेड बनाने के लिए कर सकते हैं और 500 टन ब्रेड का उत्पादन करते हैं। और प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है यह फ्रिज, कमीज जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे अथवा मशीनों और औजारों जैसी उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन करे। हमें प्रतिरक्षा के लिए तोप और जनता के लिए ब्रेड चाहिए, क्या हम इन दोनों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि हमें दोनों की बराबर आवश्यकता है? नहीं, संसाधन हमें इसकी अनुमति नहीं देती है। मतलब आपके पास पैसा अवेलेबल होगा, लेकिन आप उतना पैसा में क्या आप दोनों संसाधन बना सकते हो या नहीं बना सकते, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। अब आपका देखोगे ये रहा अगला प्रश्न, पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसको देखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की साम्य की वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं की कुल मांग उनकी पूर्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है और सभी कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी पर रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य इच्छुक व्यक्ति कार्य कर लेते हैं। स्पेंसर के अनुसार देखिए, पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वह काम कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगार है। पूर्ण रोजगार शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। पूर्ण रोजगार का अभिप्राय यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में रोजगार अवसरों तथा उन्हें करने के लिए योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों में संतुलन होता है, किंतु इस संतुलन में देखोगे अर्थव्यवस्था में कुछ बेरोजगारी उपस्थित हो सकती है जिसे प्राकृतिक बेरोजगारी का नाम दिया गया है। अब ये आपका लास्ट प्रश्न है 10 नंबर में, देखोगे सकल घरेलू उत्पाद के वितरण में विषमता आर्थिक कल्याण को कैसे प्रभावित करता है, समझाइए। उत्तर इसका देखिएगा, भारत में सकल घरेलू उत्पादन का वितरण बहुत विषम है। इसका बहुत बड़ी हिस्सा कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में हमारे देश के सबसे निर्धन वर्ग 20% परिवारों को सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 8% हिस्सा मिलता है। इससे विपरीत सबसे उच्च वर्ग जो 20% परिवारों का सकल घरेलू उत्पाद में 46% हिस्सेदारी होती है। अतः सामान्य नागरिकों को औसत आय कम है और आय की कमी का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है और मांग में न्यूनता का अर्थ होता है रोजगार और बचत की कमी, और इन कारणों से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है और लोगों का जीवन अवसर में सुधार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए सकल घरेलू उत्पाद का समुचित वितरण आवश्यक है। और ये क्वेश्चन देखोगे आपका यहीं पे समाप्त होता है और आज की इस वीडियो सेशन को भी हम यही समाप्त करेंगे। आप सभी स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का तैयारी करके जाएं और रिजल्ट आपका बेहतर आए, यही देखोगे हमें आपसे उम्मीद है। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए, आप सभी स्टूडेंट ये वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखे होंगे। तो मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से अब
अगले क्लास में जो आपका अगला सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर के आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।